हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम इकोनॉमिक्स के उन चुनिंदा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और आपकी रिस्पॉन्स पर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और या फिर व्हाट डू यू मीन बाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाई माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंडिविजुअल, हाउस होल्ड। और ये एक इकोनॉमिक थ्योरी का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सिंगल पर्सन के बेसिस पे स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो डिमांड, सप्लाई, हाउस होल्ड या फिर फर्म एटसेट्रा। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड मैक्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है होल एग्रीगेट। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को होल इंटायर इकोनॉमी लेवल पर स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में आप नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट या फिर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर कर सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वह इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों क्या होते हैं वो ये डिफिनेशन हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको इतना पता होगा हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जबकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। यानी कि संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि उन सीमित साधनों से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब आप ये जान लो कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ज़रूरी नहीं कि वो इनकम जनरेट ही करे। जैसे आपको पता है कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये चारों इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, लेकिन कंजम्पशन से हमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेज है, और इस एक क्वेश्चन से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाई अनलिमिटेड वांट्स, या फिर डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक पॉइंट से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आंसर किया है, ताकि उस एक पॉइंट से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होने के क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण होते हैं। फर्स्ट कारण है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है। एक आवश्यकता पूरी होने के तुरंत बाद एक नई आवश्यकताएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि मानव की आवश्यकताएं कभी भी फुलफिल, कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। तो ये पहला कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का। अब दूसरा कारण है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इसका अर्थ है कि हर एक वांट्स, हर एक आवश्यकता पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। यानी कि कुछ वांट्स ऐसी हो सकती है जो मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस केस में आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का। फिर इसके बाद है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज केवल लिमिटेड ही नहीं है, बल्कि हर एक रिसोर्सेज का एक अल्टरनेटिव यूज है। अब यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होता है कि उस रिसोर्सेज से हम अपनी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग फ़ैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी से हम किसका यूज़ करें, फ़ैन का करें या लाइट का या रेफ्रिजरेटर का, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर कर सकते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं वो इसे आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अभिप्राय किसी संसाधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 3 ऑफर हैं। फर्स्ट है कॉलेज लेक्चरर का जिसकी सैलरी है 40,000, सेकंड है बैंक ऑफिसर का जिसकी सैलरी है 28,000 और थर्ड है सेल्स ऑफिसर का जिसकी सैलरी है 20,000। तो ऑब्वियस ही बात है आप कॉलेज लेक्चरर यानी कि 40,000 की सैलरी को चूज करोगे, आप इस सर्विस को चूज करोगे। अब यहाँ पर आप ये देखो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, यानी कि दूसरा विकल्प जिसे आपने छोड़ दिया, त्याग दिया। इसके बाद 40,000 का, तो 40,000 के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था जिसे आपने फॉरगोन किया यानी कि छोड़ दिया, त्याग दिया, वो था 28,000 का। तो इस यहाँ पर हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो जाएगा बैंक ऑफिसर यानी कि 28,000 का। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आपको ये क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप एग्जाम में खुद आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टुवर्ड ऑरिजिन, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के कम्बिनेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि सेम सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है हर एक लेवल के आउटपुट पर। ये कनकेव इसलिए होता है क्योंकि जब हम गुड एक्स की आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो गुड वाई की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ता है, और गुड एक्स की हर एक एडिशनल यूनिट के लिए, हर एक न्यू प्रोडक्शन के लिए हमें गुड वाई की जितनी प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कनकेव होने का ऑरिजिन से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटीज। तो यूटिलिटी का अर्थ किसी भी कमोडिटी के ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी से है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और इसके कई सारे फीचर हैं जो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट फीचर है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन जो उपयोगिता की दशा पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है उपयोगिता व्यक्ति परक होती है जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट है उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है क्योंकि उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहती है। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि समय और स्थान के अनुसार चेंज हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट है उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है, ना कि वास्तविक संतुष्टि से, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपयोग की तीव्रता पर निर्भर है। ठीक है, तो इसे एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से लिया जाता है, ना कि एक्चुअल सेटिस्फैक्शन से, क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो अब हमने यूटिलिटी के फीचर्स को देख लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच इन दोनों को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी एक क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो किसी भी कमोडिटी के हर एक यूनिट को कंज्यूम करने पर जितनी यूटिलिटी हमें मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और इसे हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी से। वहीं लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये स्टेट करता है कि जब अदर थिंग्स को इक्वल रखा जाए तो कमोडिटी की हर एक क्वांटिटी को कंज्यूम करने पर उससे प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर घटती चली जाती है। और ये लॉ जर्मन इकोनॉमिस्ट एच.एन. गुसे ने दिया था, इसलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए तो उस केस में आप ग्राफ के साथ इस आंसर को सॉल्व कर देना, इससे आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं है, बस दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हर एक लेवल पे सेम सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करता है, और ये हमेशा अपने ओरिजिन से कन्वेक्स शेप्ड में होता है, और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन के कारण। और इसके अलावा ये कभी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस आंसर को नोट कर सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर लो। तो आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अब हमें इंडिफरेंस कर्व्स की विशेषताओं को बताना है। फर्स्ट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस कर्व्स लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऋणात्मक होता है। सेकेंड पॉइंट है हाइयर इंडिफरेंस कर्व सो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा। तो हाइयर इंडिफरेंस कर्व हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दर्शाता है और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल दर्शाता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है टू इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ द सेम कंज्यूमर नेवर कट ईच अदर एज डिफरेंट आईसी, यानी कि एज डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दो इंडिफरेंस कर्व्स दो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दर्शाता है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटता। अब फोर्थ पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया इंडिफरेंस कर्व में किसी भी गुड्स का जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए कभी भी ये अपने एक्सिस को टच नहीं करता। अब पॉइंट नंबर 5 है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज डिमिनाइजिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन घटता चला जाता है, इसलिए ये ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप में होता है। क्लियर है? और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है जिसका आंसर आपको कॉपी में आंसर कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इससे आपको एक 150 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कॉपी में आंसर कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देना। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे ये पूछा था कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, इन दोनों को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।